कंप्लेंट कहता है कंप्लेंट मींस एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग। ठीक है, कंप्लेंट मींस आपका एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू अ मजिस्ट्रेट विद अ व्यू टू taking his action under this code, that some person, whether known or unknown, has committed an offense, क्या आपकी कंप्लेंट एक आपका एलिगेशन होते हैं वो आप कोर्ट को जाके रिटर्न शेप में भी दे सकते हैं और ओरली भी जाके दे सकते हैं, रिटर्न शेप में भी ओरली भी दे सकते हैं, जिसमें आप कोर्ट को बताते हैं कि जी फलां पर्सन ने आपके खिलाफ ऑफेंस कमिट की है, जिसमें आपको कोर्ट से इन्वेस्टिगेशन कहते हैं कि आप वो कोर्ट जो है एक्शन ले। ठीक है, और वो जो पर्सन आपका वो मतलब आप कहते हैं उसी सेम दिन जो आप सपोज के 5,000 की चोरी हुई है शुएब साहब की, शुएब साहब जाते हैं एफआईआर करवाने के लिए, तो वो कहते हैं नॉन कागजेबल ऑफेंस है, मैं तो नहीं करूँगा एफआईआर। तो वो कहते हैं कि जी हम आपका रपट लेते हैं, लिख लेते हैं, आप जाएं मजिस्ट्रेट के पास चले जाएं। तो ये ही मजिस्ट्रेट के पास चले जाएंगे शुएब साहब, वो रिटर्न लेके चले जाएंगे या वो आपका ओरल जाके मजिस्ट्रेट को बताएंगे, मजिस्ट्रेट फिर इनकी और दो गवाहान और की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा, और उसके स्टेटमेंट के बाद मजिस्ट्रेट जो है वो, अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट या मजिस्ट्रेट को ही info दी जाती है, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि जी ये ऑफेंस जो है आपकी मतलब ऑफेंस जो है रीजनेबल ग्राउंड्स एग्जिस्ट करते हैं फॉर द प्रोसीडिंग अगेंस्ट अक्यूज्ड। ठीक है, देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स टू प्रोसीड अगेंस्ट अक्यूज के, अगर रीजनेबल ग्राउंड्स हैं प्रोसीडिंग की, तो फिर तो अक्यूज को समन कर देगा और अक्यूज के खिलाफ वो ट्रायल होगा। अगर वो नहीं होता तो फिर आपका वो रीजनेबल ग्राउंड्स नहीं है, तो फिर वो ही आपकी उसकी सरसरी स्टेटमेंट पे, सरसरी एविडेंस पे ही उसकी कंप्लेंट डिसमिस हो जाएगी। ये है प्रोसीजर आपका कंप्लेंट का। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट मीन्स हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील, हाई कोर्ट मीन्स हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील, क्रिमिनल कोर्ट, क्रिमिनल अपील की हाईएस्ट कोर्ट। आगे वो कहता है आपका इंक्वायरी, इंक्वायरी मीन्स आपका इंक्वायरी include every inquiry other than trial conducted under this court by magistrate or court। आपकी जो इंक्वायरी होती है वो मजिस्ट्रेट या कोर्ट करती है, और जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो पुलिस करती है, ट्रायल भी कोर्ट करती है। ठीक है, अब ट्रायल क्या है, ट्रायल तो है कि जी आपका मीन्स प्रोसीजर इन विच कन्विक्शन और एक्विटल इज डिसाइडेड, जिसमें आप डिसाइड करते हैं कि जी क्या बंदा ये कन्विक्शन कन्विक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती, एक्विटल होगी या नहीं होगी, ये है। उसके बाद आपका जो इन्वेस्टिगेशन क्या है, इन्वेस्टिगेशन कलेक्शन ऑफ एविडेंस है जो कि पुलिस करती है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस, सिर्फ कलेक्शन ऑफ एविडेंस। इंक्वायरी क्या है, इंक्वायरी है जी आपका प्रोसीजर इन विच आपकी ट्रुथ और फॉल्सहुड ऑफ फैक्ट इज डिटरमाइंड। ठीक है, फैक्ट की सच्चाई या फैक्ट के झूठ का पता चलता है इंक्वायरी से। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है और ट्रायल से पहले, मतलब चालान सबमिट हुआ और चालान सबमिट होने के बाद इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई, उसके बाद चार्ज फ्रेम होने से पहले कोर्ट जो करती है उसको इंक्वायरी कहते हैं, जो करती है कोर्ट उसको इंक्वायरी कहते हैं। आगे कहता है इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड द प्रोसीडिंग ऑफ दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर। ठीक है, आपका इन्वेस्टिगेशन क्या है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस है, इन्वेस्टिगेशन आपकी कलेक्शन ऑफ एविडेंस है जो कि आपका
पुलिस करती है, या पुलिस करती है, या फिर बाई एनी पर्सन अदर देन मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, ठीक है। हु इज अथॉराइज्ड बाई मजिस्ट्रेट ऑन दिस बिहाफ, ठीक है। या तो पुलिस करेगी या फिर मजिस्ट्रेट किसी को भी अपॉइंट कर देगा, वो इन्वेस्टिगेशन करेगा, ठीक है, वो इन्वेस्टिगेशन करेगा। आगे आपका आ जाता है जी जुडिशियल प्रोसीडिंग। जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होती है? जुडिशियल प्रोसीडिंग इंक्लूड एनी प्रोसीडिंग द कोर्ट विच एविडेंस मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ, ठीक है। ऐसी प्रोसीडिंग जिसमें आप एविडेंस ले सकते हैं, वो आपकी जुडिशियल प्रोसीडिंग है, ठीक है। वो आपकी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है, ऐसी प्रोसीडिंग जिसमें आप एविडेंस ले सकते हैं। ठीक हो गया। आ गया जी आपका मैजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट कौन होता है? मजिस्ट्रेट आपका, मजिस्ट्रेट मींस मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड इंक्लूड स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 12 या 14। अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 12 या 14, जो आपका 12 या 14 के तहत आपका अपॉइंट होता है। सेक्शन 12 जो है वो आपका मजिस्ट्रेट जो आपका बताता है, और स्पेशल सेक्शन 14 आपका स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बताता है, ठीक है। आपका स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बताता है, वो आपका जो आपका एक मजिस्ट्रेट होता है जो कि आर्डिनरी ट्रायल करता है या आपकी प्रोसीडिंग इनिशिएट करता है। और दूसरा जो होता है आपका स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वो स्पेशल काम करता है, ठीक है। वो आपका स्पेशल काम करता है, जैसे वो आपका पार्टिकुलर केस या पार्टिकुलर आपका केसेस या पार्टिकुलर, ये देखें वो कहता है पार्टिकुलर क्लास या पार्टिकुलर क्लासेस ऑफ केस को डील करता है, मतलब खास केसेस को आप स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट करता है। जैसे आपका ये आइडेंटिफिकेशन परेड करना, ये स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट करता है। और आपका जो है आइडेंटिफिकेशन परेड हो गया, या आपका जो स्पेशल ऑफेंसेस हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी जो है बेल्स वगैरह, जैसे आर्म्स ऑर्डिनेंस है स्पेशल है, वो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट करता है। या फिर आपका 164 की जो स्टेटमेंट्स वगैरह हैं वो रिकॉर्ड करना, वो भी स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट करता है। ये जो काम है वो स्पेशल मजिस्ट्रेट करता है। या आप देखते हैं कि जी प्राइस कंट्रोल, आपके मजिस्ट्रेट जो है वो जाके कोर्ट्स में देख रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं, ठीक है, वो भी कर रहे होते हैं, तो वो भी आपका मतलब स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, वो भी आपका स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं। आगे आपका आ जाता है ऑफेंस। ऑफेंस, सिंपली ऑफेंस मींस एनी एक्ट और ओमिशन मेड पुनिशेबल बाय लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ऐसा एक्ट जो आपका पुनिशेबल बाय लॉ हो, वो ऑफेंस है। ऐसा एक्ट जो पुनिशेबल बाय लॉ हो, वो ऑफेंस है, उसको ऑफेंस कहते हैं। और उसमें कहता है इट आल्सो इंक्लूड act in respect of which a complaint may be made under section 20 of criminal trespass act, cattle trespass act, cattle trespass। सिंपली आप ऑफेंस की डेफिनेशन ये ले कि जी आप एक्ट पुनिशेबल बाई लॉ, ठीक है। एक्ट पुनिशेबल बाई लॉ, आप कहते हैं कि जी किसी का आपने मर्डर नहीं करना, अगर मर्डर करेंगे तो आपको पुनिशमेंट होगी, सजा होगी, तो वो क्या है? आपका ऑफेंस है, ठीक है। आपको कहा गया कि जी आपने ये काम नहीं करना वरना सजा होगी, तो वो क्या होगा? जिस एक्ट की सजा मिलेगी आपको, एक्ट या ओमिशन की, वो आपका ऑफेंस होगा। आगे था ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इंक्लूड व्हेन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इज absent फ्रॉम स्टेशन हाउस or unable from illness or other cause to perform his duties. The police officer present at the station house who is next in rank, ठीक है।
आप कहता है कि जी एक तो ऑफिसर इंचार्ज वही है जो आपका ऑफिसर इंचार्ज होता है, जो आपका ऑफिसर इंचार्ज होता है। दूसरा वो होता है जो आपका वो ऑफिसर इंचार्ज एब्सेंट होता है, ठीक है, या नहीं आ रहा होता, तो उसकी जगह पे जो काम करता है उसको भी ऑफिसर इंचार्ज कहते हैं। पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट एट द स्टेशन हाउस हु इज नेक्स्ट इन रैंक। देखें, सपोज के आपका इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर एसएचओ भी है, ठीक है, इंस्पेक्टर वो ड्यूटी पे नहीं है, ठीक है, प्रेजेंट नहीं है, या वो अब एबसेंट है, या किसी भी वजह से ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर सकता, बीमार है, ठीक है, तो उसकी जगह पे उसका नेक्स्ट रैंक का क्या, आपका सब इंस्पेक्टर होगा। सब इंस्पेक्टर फिर एसएच होगा, ठीक है। एक ऑफिसर नहीं है तो उसकी जगह पे उसका जो मातहत होगा या उससे कम रैंक का जो होगा, नेक्स्ट रैंक का, वो आपका सब इंस्पेक्टर होगा, ओ एसएच होगा, स्टेशन हाउस ऑफिसर होगा। कहता है एंड अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल। किस कांस्टेबल आपका एसएचओ नहीं होता, कांस्टेबल से ऊपर ही होगा। एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट सो डायरेक्ट में अदर पुलिस ऑफिसर सो प्रेजेंट, ठीक है। या फिर आपका प्रोविंशियल गवर्नमेंट कह सकती है कि जी सपोज के सब इंस्पेक्टर भी नहीं है, इंस्पेक्टर नहीं है, सब इंस्पेक्टर भी नहीं है, उधर एएसआई है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, या कोई और ऑफिसर है, तो जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट कह देगी वो आपका सब स्टेशन हाउस ऑफिसर होगा। और उसके बाद कहता है कि जी पुलिस प्लेस, प्लेस मीन्स आपका आल्सो हाउस बिल्डिंग टेंट और विजल, हाउस बिल्डिंग टेंट और विजल, ठीक हो गया। आगे कहता है ट्रायल, ट्रायल मीन्स एग्जामिनेशन ऑफ केस वाइदर सिविल और क्रिमिनल बाय कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन। क्या है ट्रायल, क्या है ये, अब आपको ये सीआरपी मतलब उसमें नहीं बताई गई ये डेफिनेशन, ये हम सेपरेट कर रहे हैं जो कि एक अलग केस लाज में से दी गई है, ठीक है, जो कि केस लाज में से जो बताई गई है आपकी, वो आपकी डेफिनेशन है। ट्रायल मींस एग्जामिनेशन ऑफ केस वाइदर सिविल और क्रिमिनल बाय कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन। आगे कहता है डिस्प्यूट, डिस्प्यूट आपका डिस्प्यूट का मतलब है कि एक्चुअल डिसएग्रीमेंट एग्जिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज, ठीक है, जो पार्टीज के दरमियान डिसएग्रीमेंट होता है, मतलब एक पार्टी कहती है कि ये है, दूसरी पार्टी उससे एग्री नहीं करती, एक पार्टी कहती है ये पोजीशन मेरा है, दूसरी उससे एग्री नहीं करती, डिसएग्री करती है, तो वो जो एक्चुअल डिसएग्रीमेंट होता है उसको डिस्प्यूट कहते हैं। ये आपका सीआरपीसी 145 में उसकी कल हमने थोड़ा डिस्कस भी किया था, ये वो है। आगे कहता है 403 कि नो पर्सन शुड बी डिस्टर्ब ट्वाइस फॉर सेम काज। ये है आपका 403 सेक्शन, आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा, और उसके अलावा 26 जनरल क्लासेस एक्ट। यही कहा गया कि नो पर्सन शुड बी डिस्टर्ब ट्वाइस फॉर सेम काज, एक पर्सन को एक केस में एक दफा उसका ट्रायल होगा और एक दफा सजा दी जाएगी, एक केस की एक ऑफेंस का दो ट्रायल नहीं होंगे और दो दफा उसको सजा नहीं दी जाएगी। ये आपका 403 सीआरपीसी में बताया गया जो कि डबल जेopardy की बात करता है। आगे कहता है अपील, अपील इज अ राइट ऑफ कैरिंग अ particular case from inferior to superior court with a view to ascertain whether the judgment is sustainable or not, ठीक है। अपील क्या है, अपील एक आपका राइट होता है जो कि आप सुपीरियर इन्फीरियर के कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो सुपीरियर कोर्ट को लेके जाते हैं और उसको दिखाते हैं कि जी क्या ये जजमेंट ठीक है या नहीं। अपील जो आपके ले जाते हैं उनकी ग्राउंड यही होती है कि मिसलीडिंग, नॉन रीडिंग, ठीक है, आपकी मिसलीडिंग हुई है, नॉन रीडिंग हुई है और कोर्ट ने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं किया, ठीक है, कोर्ट ने जुडिशियल माइंड नहीं अप्लाई किया, ठीक है, कोर्ट जो है वो आपका एक्चुअल
आपका जो वो डिस्प्यूट था उसको डिटरमाइन ही नहीं किया, कोर्ट ने जो मतलब मेन इशू था उसको डिसाइड ही नहीं किया, तो ये ग्राउंड्स होती हैं आपकी अपील की। आगे आपका आ जाता है अब्सकॉन्डर। अब्सकॉन्डर जो है 1987 में बताया गया है, अगर एक मुलजिम अब्सकॉन्ड कर जाता है, ठीक है, भाग जाता है, एक मुलजिम भाग जाता है, अब्सकॉन्ड कर जाता है, ठीक है, तो उसका फिर इश्तिहार दिलाया जाता है 87 के तहत, ठीक है। उसका इश्तिहार ही कर देते हैं कि जी, उसको ऑर्डर इश्तिहार देते हैं कि जी फलां डेट पे आपने फलां जगह पे पहुंच जाना है, अगर नहीं पहुंचते तो फिर आपको ये सजा होगी, नहीं पहुंचते तो आपको ये सजा होगी। कहता है absconder इज अ पर्सन हु इज intentionally avoid or conceal himself from the purpose of avoiding the execution of a warrant, ठीक है, अवॉइडिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट। कहता है absconder क्या है, कौन है जो इंटेंशनली या अवॉइड कर रहा है या कंसील कर रहा है हिमसेल्फ फ्रॉम द पर्पस ऑफ अवॉइडिंग एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट। एक वारंट एग्जीक्यूट हुए हैं, मतलब वारंट इशू हुए हैं शुएब साहब के खिलाफ, अब शुएब साहब जान के उस वारंट को एग्जीक्यूट नहीं होने दे रहे, या वो खुद को कंसील कर देते हैं, वो छुप जाते हैं, वो कहते हैं कि जी मुझे कोई वारंट, उस वारंट में अरेस्ट ना कर ले, वो वारंट एग्जीक्यूट ना हो, तो उस पर्सन को कहते हैं अब्सकॉन्डर। उसको अब्सकॉन्डर या भगोड़ा भी कहते हैं, ठीक है। वो उसके फिर इश्तिहार निकलते हैं। वारंट की हिस्ट्री में भी यही है कि जब आपका अब्सकॉन्डर का, कि जी आपका जब मुलजिम होता है तो मुलजिम की आपकी वो की जाती है, आपका इश्तिहार दिया जाता है। इश्तिहार कब दिया जाता है, जब मुलजिम को एक दफ़ा अरेस्ट करने के वारंट इश्यू हुए, नहीं मिला, फिर दूसरी दफ़ा, फिर नहीं मिला, फिर तीसरी दफ़ा, फिर आपका नहीं मिलता, तो फिर उसकी एक रिपोर्ट तैयार करके आते हैं पुलिस वाले, जिसको कहते हैं रूपोश रिपोर्ट। रूपोश रिपोर्ट के जी हमने बड़ी ट्राई की है, मुलजिम अपने अपने आप को रूपोश कर लिया है, अब वो कंसील अपने आप को कंसील कर रहा है, अब नहीं मिल रहा, तो वो रिपोर्ट देते हैं, तो उस रिपोर्ट के बाद कोर्ट जो है आर्डर कर देती है कि जी मुल्जिम के इश्तिहार छपवा दें, प्रोक्लेमेशन ऑफ 87 के तहत, ठीक है। आगे कहता है आपका एफ आई आर हमने पढ़ा है कि एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस विच इज गिवन फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम, कि हर इंफॉर्मेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन देते हैं, फर्स्ट टाइम देते हैं, ठीक है, फर्स्ट टाइम देते हैं उसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन कहते हैं। आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस जो मैं बात कर रहा हूँ, अगर उन विच इन्वेस्टिगेशन इज commissioned by the police, investigation is committed by the police in term as FIR, मतलब जिसमें आपकी फाद में इन्वेस्टिगेशन होती है। आगे कहता है प्रोसेस। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस के इस्लाम में ये डेफिनेशन बताएगी है प्रोसेस की। प्रोसेस देखें, प्रोसेस होता है कि जी आपका प्रोसेस इज डिफाइंड एज any mean used by court to compel the appearance of defendant before it or compliance with its demand, कि जी आप किसी भी डिफेंडेंट को या अक्यूज्ड को कोर्ट में अपेयर करवाने के लिए जो भी मीन्स इस्तेमाल करते हैं उसको प्रोसेस करते हैं, ठीक है। जो भी अब मुलजिम नहीं आ रहा, तो मुलजिम नहीं आ रहा तो मुलजिम को पहले क्या करेंगे, समन करेंगे, समन के साथ तो समन करेंगे, और समन के बावजूद नहीं आता फिर वारंट करेंगे, वारंट के बावजूद नहीं आता उसके इश्तिहार दे देंगे कि जी एक इश्तिहार लगा देंगे जगह जगह पे। जगह जगह से मुराद आपका कोर्ट और एरिया में उसके एरिया, उसकी एरिया जहाँ पे वो रिहाइश रखता है, ठीक है, जहाँ पे वो रहता है वो, और इलाके की कोई कॉन्स्पिशियस प्लेस जो मशहूर प्लेस है उस, ठीक है, कि आपका इश्तिहार है विद इन 30 डेज आपने पहुंचना है, फला कोर्ट में पहुंचना है, तो ये इश्तिहार है। तो ये जो जराए कोर्ट इस्तेमाल करती है किसी डिफेंडेंट को लाने के लिए या मुलजिम को बुलाने के लिए, तो वो उसको कहते हैं प्रोसेस, ठीक है। अब यहाँ पे 68 से 74 तक समन बताए गए हैं सीआरपीसी में, और 75 से 86 तक वारंट्स हैं, 87 में आपका इश्तिहार है, प्रोक्लेमेशन है, और 88 में आपका
वो है 88 में वो उसकी प्रॉपर्टी अटैच की जाती है। आगे कहता है समन, समन क्या है, समन यूज्ड टू नोटिफाई द डिफेंडेंट दैट एक्शन हैज बीन इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट हिम। समन उसके डिफेंडेंट को नोटिफाई किया जाता है कि जी आपके खिलाफ दावा दायर हो गया है, एक्शन कोई दायर हो गया कोर्ट में, एंड रिक्वायर टू आंसर इट एट द टाइम एंड प्लेस नेम्ड। ठीक है, और उसको बुलाया जाता है कि जी आप आए उसका जवाब दें फलां जगह पे फलां टाइम पे, फलां जगह पे फलां टाइम पे आपने पहुंच के जवाब देना है। अब देखें जो केस में होते हैं, एक नोटिस होता है, एक समन होता है। सूट में नोटिस होता है, एप्लीकेशन में नोट ओ सॉरी एप्लीकेशन में नोटिस होता है, सूट में समन होता है। एप्लीकेशन में हम नोटिस देते हैं, हम जस्ट उसको बता देते हैं कि जी आपके खिलाफ ये एप्लीकेशन है। कोर्ट उसको रिक्वायर नहीं करती कि जी आप आए जवाब दें या इसको प्रोसीड करें या इसको आगू करें, नहीं, सिर्फ नोटिस होता है। जबकि समन मतलब सूट में उसके खिलाफ कोई क्लेम आता है, उसके खिलाफ कोई उसको ऊपर कोई क्लेम आता है, तो उसको कहा जाता है कि जी आपके खिलाफ ये क्लेम आया है, आप आए इसको आंसर करें, वरना आपके खिलाफ एक्सपर्टी डिग्री हो जाएगी। आगे कहता है वारंट, वारंट इज एन ऑर्डर addressed to certain person directing him to arrest the accused and produce before the court। वारंट क्या है, आपका एक आर्डर होता है जिसमें वो आर्डर किसी भी पर्सन को एड्रेस किया जाता है, इंटरेस्ट किया जाता है, एड्रेस का वर्ड इस्तेमाल करें या इंटरेस्ट किया जाता है कि आप आए इसको आके हमें बताएं। ठीक है, आप मतलब आप जाएं मुलजिम को अरेस्ट करें और अरेस्ट करके हमारे पास ले आए। ठीक हो गया, मुलजिम को हमारे पास लेके आए, जैसे वारंट है, वारंट एग्जीक्यूट कर देंगे शुएब साहब को कि जी इंटरेस्ट कर देंगे शुएब साहब को कि जी आप जाएं और इस पर्सन को अरेस्ट करें, अरेस्ट करके हमारे पास ले आए। ठीक है, अरेस्ट करके हमारे पास ले आए, ये क्या है, ये आपका वारंट। आगे कहता है आपका सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, वो आपका 426 में भी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है। सस्पेंशन मींस sentence is abeyance by the person who is authorized by the who is authorized to suspend it। ठीक है, who is authorized to suspend it, एक कोर्ट के पास मतलब चली जाती है तो वो कुछ देर के लिए वो एप्लीकेशन को स्टे कर देती है, एक कोर्ट के पास आ जाती है तो वो वक्ती तौर पे स्टे कर देती है। जैसे 426 में है कि जी आपका अगर 3 महीने तक सजा दी है और वो उसकी बेल हुई है, 6 महीने हो गए बेल को डिसाइड नहीं हुई और मुलजिम जेल में है, तो पुलिस कोर्ट जो है उसकी सजा सस्पेंड कर सकती है और उसको बेल पे रिलीज कर सकती है। वो आपका बताया गया 426 में। आगे ट्रायल की हमने पहले डेफिनेशन पढ़ ली है, उसके बाद अब क्या जाता है अकम्प्लेस। अकम्प्लेस क्या है, अकम्प्लेस इज अ पर्सन supposed to have directly or indirectly concerned in privy of offense। वो आपका ऑफेंस में शामिल होता है। ठीक है, आपका ऑफेंस में शामिल होता है, जो का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑफेंस में शामिल होता है, उसको आपका कहते हैं उसको कम्प्लेस कहते हैं। ठीक हो गया, आगे वो कहता है आपका अप्रूवर। अप्रूवर कौन होता है, जब इसी अकम्प्लेस को पार्डन ग्रांट कर दी जाती है वो आपका अप्रूवर बन जाता है। ठीक है, जब एक अकम्प्लेस को पार्डन ग्रांट कर दी जाती है तो वो आपका अप्रूवर बन जाता है। आगे कहता है प्रोसीडिंग। प्रोसीडिंग हमने पढ़ी है, एवरी एवरी
everything recorded and taken by court for the from the moment are taking cognizance, ठीक है, are taking cognizance of case until disposal come into ambit of proceeding, मतलब जब कोई केस आता है कोर्ट में, ठीक है, तो वो आपका प्रोसीडिंग उसको कहते हैं, वो आपको प्रोसीडिंग में कहलाता है आपका। जो आपका एक केस आता है उसकी वो प्रोसीडिंग तक आपका वो क्या होगा, वो आपका जो भी चलेगा, मतलब केस डिसाइड हो तक जो भी प्रोसीडिंग होंगी उसको आप कहेंगे वो प्रोसीडिंग कहेंगे, ठीक है। ट्रायल जैसे आपका मतलब ट्रायल शुरू हो गया उस दौरान जो भी कार्रवाई हो रही है उसको प्रोसीडिंग कहेंगे। आगे आगे आपका आ जाता है जी कन्फेशन। कन्फेशन क्या है? कन्फेशन हमने उधर सीआरपीसी में भी क्यूएसओ में भी पढ़ा है, यहाँ पे भी कन्फेशन आएगा। 164 स्टेट सेक्शन 164 है, जब मुलजिम आके कन्फेशन करता है या कोई आके स्टेटमेंट देते हैं तो वो आपका 164 होगा ये सीआरपीसी का। कन्फेशन क्या है? कहता है कन्फेशन इज अ स्टेटमेंट मेड बाय अक्यूज्ड which must either admit in the terms of offense or at any rate substantially the facts which constitute it, which constitute it, ठीक है। कन्फेशन क्या है? कन्फेशन कहलाता है आपका कि जी आपका कोई स्टेटमेंट जो कि आपका कोई भी आपका मतलब कन्फेशन को ये भी कह सकते हैं कि जी सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट, सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट इज अ कन्फेशन, ठीक हो गया। सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट आप कन्फेशन करता है कि जी एक मुलजिम जो है कोई एडमिट करता है ऑफेंस के बारे में कि जी मैंने ऑफेंस कमिट की है, तो वो कन्फेशन कहलाएगा, ठीक है। मैंने वो आपका कन्फेशन कहलाएगा। उसके बाद आपका आ जाता है बेल। बेल की डेफिनेशन जो है ब्लैक लॉ डिक्शनरी से ये ली गई है, ठीक है। ब्लैक लॉ डिक्शनरी में क्या है बेल की डेफिनेशन? वो यही है कि जी आपका बेल इज रिलीज ऑफ पर्सन पर्सन फ्रॉम द कस्टडी ऑफ पुलिस एंड डिलीवरिंग इनटू द हैंड्स ऑफ श्योरिटी, डिलीवरिंग इन द हैंड ऑफ श्योरिटी, श्योरिटी को दे दी जाती है, ठीक है। वो फिर उसकी कस्टडी श्योरिटी को दी जाती है आपका। जैसे आप कहते हैं कि जी जब भी हम बेल फाइल करते हैं तो हम लिखते हैं कि जी दैट द एक्यूज्ड इज रेडी टू फर्निश बॉन्ड, ठीक है, रेडी टू फर्निश बॉन्ड्स, ठीक है। हम कोर्ट को बताते हैं कि जी एक्यूज्ड जो है श्योरिटी देने को तैयार है। अब बेल जब भी दी जाती है तो वो आपका श्योरिटी को दी जाती है, ठीक है। क्या? किसको? आपका मतलब जो अक्यूज होता है वो श्योरिटी के हाथ में दिया जाता है कि वो आपका कल को वो श्योरिटी जो होता है वो अंडरटेकिंग देता है कि जी मैं इस मुल्जिम को जब कोर्ट कहेगी कोर्ट में पेश करूंगा, जब कोर्ट कहेगी मैं पेश करूंगा, तो वो क्या है ये आपका इसमें कहलाता है, ठीक हो गया। मैं इसको पेश करूंगा ये आपका बेल में आता है, ठीक हो गया। कहता है कि बेल मीन्स रिलीज अ पर्सन फ्रॉम द कस्टडी ऑफ पुलिस या आपका
जेल दोनों में आ जाएंगे, या पुलिस के पास है या आपका जेल में है, ठीक है। एंड डिलीवर इन टू हैंड ऑफ श्योरिटी। उसके बाद आपका आ जाता है अरेस्ट। अरेस्ट की वो आपके ये केस ला है रुसन वर्सेस लुकस 1824 का। कहता है अरेस्ट मींस अरेस्ट, a person can be is said to be arrested when it is actually touched or confined by police officer or other person in accordance with the law provided। अब जब एक्चुअली टच करते हैं या उसको कन्फाइन कर लेते हैं, वो पता चलता है जी आपका वो कन्फाइन हो गया, वो कन्फाइन हो गया या आपका वो अरेस्ट हो गया, ठीक है। अब 46 में भी यही बताया गया कि जी आपका एक्चुअली जो आप बॉडी को टच करते हैं वो आपका यही है, आप वो जो आप एक्चुअली बॉडी को टच करते हैं वो आपका वो अरेस्ट में आता है, ठीक है। वो 46 में ये बताया गया कि जी एक्चुअली आप उसको टच करें या आप उसको मतलब जो है या फिर अगर वो सिलेंडर का देता तो वो वही सफिशिएंट है, वो वही सफिशिएंट है, ठीक हो गया। आगे आपका कहता है रवियन, ठीक है। रवियन मीन्स एग्जामिनेशन ऑफ, री एग्जामिनेशन ऑफ केस, ठीक है। री एग्जामिनेशन ऑफ केस या केयरफुल रीडिंग ओवर फॉर द करेक्शन और इम्प्रूवमेंट, ठीक है। अब कोई उसमें कोई लकुना रह जाता है तो हम रिवीजन फाइल करते हैं। रिवीजन क्या है कि दोबारा कोर्ट एग्जामिनेशन करती है कि क्या उसमें कोई रिवीजन जो होती है दो ग्राउंड्स पे होती है, या तो आपका इरेगुलरिटी या इलीगैलिटी। इरेगुलरिटी या इलीगैलिटी, इलीगैलिटी ये होती है कि जो आप किसी लॉ में, मतलब आपका सब्सटेंटिव लॉ में आप गलती करते हैं, ठीक है। और वो गलती करते हैं या आप वो उस लॉ की वायलेशन करते हैं। इरेगुलरिटी होती है किसी रूल की वायलेशन करते हैं, प्रोसीजर की वायलेशन करते हैं, तो वो आपका इरेगुलरिटी है। इन चीजों पे आप रवियन फाइल करते हैं। उसके बाद इरेगुलरिटीज, इरेगुलरिटीज क्या है, वो आपका आर दोज जुडिशियल प्रोसीडिंग विच आर कंटेन कैरिड आउट erroneously बट इन गुड फेथ। आप erroneously कोई आप कर देते हैं, ठीक है। वो आपका वो क्या है, वो आपका इरेगुलरिटीज है, जो आपका वो आपको पता नहीं होता, गुड फेथ में कर देते हैं, ठीक है। वो जो 529 में बताई गई है, 529 में ऐसी रेगुलरिटीज हैं जो आपके ट्रायल को विशेष नहीं करती, और जो 530 है उसमें वो बताया गया कि जो आपकी ट्रायल को विशेष कर देते हैं, ट्रायल को नल एंड वाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इरेगुलरिटीज जो आपकी इरोनियसली करते हैं, आप गलती से करते हैं। आगे आपको बताता है वो, ये आपकी डेफिनेशंस है, ठीक है। ये आपकी डेफिनेशंस है।